हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्र स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आज यूपीपीसीएल TG2 का पेपर फिर से लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। यूपीपीसीएल TG2 का जो पेपर था पिछली बार 4 दिन हुआ था, 19 मार्च, 20 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। जो 19 मार्च को हुआ था 2 शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। 20 मार्च को भी 2 शिफ्ट में हुआ था। मतलब 2021 में जो पेपर हुआ था 4 दिन में 8 शिफ्ट में पेपर हुए थे। मतलब हमारे पास ओरिजिनल 8 पेपर हैं जो आपको एनालिसिस करने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे 27 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यह पेपर आपके लिए एलपी टेक्नीशियन के लिए और DRDO इसरो के लिए भी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए शुरुआत किया जाए पहले क्वेश्चन से। ये सारे ओरिजिनल पेपर हैं जो कि आप सेट पेपर में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। क्या करिएगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले खुद से आप इसे सॉल्व करिएगा। एक कॉपी और पेन लीजिएगा, पहले खुद से सॉल्व करिएगा, फिर जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उसको ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि बस आपको देखते जाना नहीं, पहले खुद से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा द्विधारी भिन्न मतलब बाइनरी फ्रैक्शन का समतुल्य दशमलव, मतलब बाइनरी को चेंज करना हमें डेसिमल में। ठीक है, बाइनरी को हमें चेंज करना है डेसिमल में। ये बाइनरी नंबर है, हमें आंसर बताना है डेसिमल में। मेरे प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमारा क्वेश्चन क्या है, 0.101 ये बाइनरी नंबर है। हमें चेंज करना है किसे, डेसिमल नंबर में। हमें चेंज किस में करना है, डेसिमल नंबर में। करते क्या है डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए, देखिए अगर पॉइंट वाला है तो 1 लिखते हैं और देखते हैं 2, ये शुरुआत है तो 2 के पावर -1 प्लस कौन सी संख्या है, 0 है। आप देखेंगे 2 के पावर -1 यहाँ था, ये है 2 के पावर -2, ये है 2 के पावर -3। अब किसका गुणा करेंगे 0 में, 2 का पावर -2 का गुणा करेंगे प्लस 1 × 2 के पावर -3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 के पावर -1 प्लस 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 प्लस 2 के पावर -3। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 0 आप लिखें या ना लिखें, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे उतनी ही संख्या प्राप्त होगी, 2 के पावर 3। चलिए इसको लिख लेते हैं 1/2 और 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है। इसको सॉल्व करिए, 8 एलसीएम ले लीजिए, 4 + 1 कितना हो गया दोस्तों, 5/8। तो 5/8 को सॉल्व कर लीजिए आप, 5/8 को सॉल्व करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8 × 6 = 48, 2 20 हो गया, 8 × 16 4, 8 × 5 = 40। कितना बचा, सॉल्व करने पे कितना हो गया, 0.625 माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ लगा दिया आपने डेसिमल। आपने देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहा है कि त्रिक आर्मेचर कुंडलन में ब्रूस खंडों से संपर्क करेगा। वो कह रहा है कि जो आर्मेचर बाइंडिंग होती है उस आर्मेचर बाइंडिंग के ऊपर जो ब्रश लगे होते हैं, अगर आपका ट्रिप्लेक्स आर्मेचर बाइंडिंग है तो जो ब्रूस होगा, कार्बन के जो ब्रश हैं एक बार में कितने खंड को संपर्क करेंगे, तो 3 खंड को संपर्क करेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रिप्लेक्स आर्मेचर बाइंडिंग थी, ट्रिप्लेक्स आर्मेचर बाइंडिंग। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है 12 ओम रेटिंग के 3 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं। श्रेणी मतलब सीरीज में, श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीरीज में, और समांतर का मतलब पैरेलल में। तो सीरीज में जुड़े हैं, नेट प्रतिरोध मतलब टोटल प्रतिरोध। अब सीरीज में टोटल प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, जितने प्रतिरोध लगे होते हैं सभी को जोड़ देते हैं।
ये लीजिए 3 प्रतिरोध है तो 3 प्रतिरोध को जोड़ दिया, 4 होते तो मैं 4 को जोड़ देता, अगर n नंबर आप प्रतिरोध होते तो n नंबर आप प्रतिरोध को मैं सीधे सीधे जोड़ देता। बच्चों का गेम हो गए तो 12 ओम 12 ओम 12 ओम 3 बार जोड़ दीजिए, 12 12 12 कितना हो गया 36 ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 ओम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्या कह रहा है देखिए, 3 क्वेश्चन पढ़िए आप, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर में निम्न में से किन गति नियंत्रण विधियों का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है कि मोटर के साथ श्रेणी में हम चर प्रतिरोध R को जोड़कर एक क्षेत्र ध्रुव को विभिन्न बिंदुओं पर टैप किया जाता है और क्षेत्र तीव्रता को घटा बढ़ाकर गति को नियंत्रित किया जाता है। अब केंद्रीय तंत्र का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर की स्पीड को परिवर्तित करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। 3 विधियां कौन कौन सी होती हैं। पहला होता है प्रतिरोध नियंत्रण विधि, प्रतिरोध इसको लिख लीजिएगा कॉपी पर, प्रतिरोध नियंत्रण विधि, प्रतिरोध नियंत्रण विधि पहला हो गया प्रतिरोध नियंत्रण विधि। दूसरा क्या होता है फील्ड टैपिंग विधि, फील्ड टैपिंग विधि, दूसरा हो गया फील्ड टैपिंग विधि। तीसरी कौन सी विधि होती है, तीसरी विधि होती है अपकेंद्रीय विधि, अपकेंद्रीय विधि। 3 मेथड होते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए 3 मेथड होते हैं, प्रतिरोध नियंत्रण विधि, रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, फील्ड टैपिंग मेथड और अपकेंद्रीय मतलब सेंट्रीफ्यूगल मेथड। देखिए ऑप्शन में है क्या, मोटर के साथ श्रेणी में चर प्रतिरोध, यही तो है प्रतिरोध नियंत्रण विधि। पहला ऑप्शन आपका मिल गया राइट। कह रहा है कि क्षेत्र ध्रुव को विभिन्न बिंदुओं पर टैप, फील्ड टैपिंग विधि है ये। अपकेंद्रित तंत्र, तीनों की तीनों विधियां हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, पहला राइट हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिवर्सल मोटर के बारे में और 2-3 बातें आप ध्यान रखेंगे। यूनिवर्सल मोटर एसी व डीसी पर दोनों पर कार्य करता है। एसी सप्लाई दें चाहे डीसी सप्लाई दें, दोनों सप्लाई पर ये वर्क करेगा और दोनों सप्लाई पर क्या करेगा, दोनों सप्लाई पर ये बराबर स्पीड देगा। यूनिवर्सल मोटर की खासियत होती है कि कम लोड पर ये ज्यादा स्पीड देगा और ज्यादा लोड डाल दिया आपने तो धीमा स्पीड हो जाएगा। इसकी जो लोड और गति मतलब गति लोड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डीसी सीरीज मोटर के अनुसार होती है। और एक क्या आप इसमें और एक बिंदु ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर हमें यूनिवर्सल मोटर के घूमने की दिशा चेंज करनी है तो फील्ड का कनेक्शन चेंज कर दें या आर्मेचर का कनेक्शन चेंज कर दें, दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इसके घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इसके बारे में सुना। स्पीड कंट्रोल के कौन कौन से मेथड होते हैं, किस किस सप्लाई पर वर्क करता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा 8 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, परिपथ का नेट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या लल्लन टॉप सवाल है, ये तो बिल्कुल बच्चों का सवाल है। देखिए पहले बच्चों की तरह ही करते हैं। 1/, टोटल रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे आप, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये हो गया थ्योरी से। 4 प्रतिरोध लगे हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 5 लगे होते तो 5 को ऐसे जोड़ देते, 6 लगे होते 6 को जोड़ देते, अगर n लगे होते तो n नंबर आप रेजिस्टेंस को जोड़ देते। ये हो गया आपका थ्योरी से, जिसमें थोड़ा सा समय लगता है। अभी मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। देखिए 1/, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए कितना रेजिस्टेंस है एक प्रतिरोध का, 8 ओम। कह रहा 4 प्रतिरोध हैं, सभी के बराबर मान हैं, जोड़ दीजिए। फिर इसमें क्या समस्या आएगी,
1 बटे टोटल रेजिस्टेंस बराबर 8 हो गया एलसीएम 1 + 1 + 1 + 1 4 बार। तो क्या लिख दिया आपने 4 बटे 8। तो टोटल रेजिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे 8 बटे 4 2 ओम। आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। चलिए आपको मैं सिखाता हूं ट्रिक से। मान लीजिए ये 4 रेजिस्टेंस था, इसी में होता n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, फिर आप क्या करते, फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाती। तो आप क्या करेंगे पैरेलल में जब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे तो लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला लिखेंगे R बटे n। क्या लिखेंगे देखिए क्या करना है, जो 8 ओम है कितनी बार है 4 बार है, तो 4 लिख देंगे। कितना आ गया 2। बस इतना ही करना है आपको पेपर में। कह रहा ना कि 8 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, यही कहता 8 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। तो थ्योरी से करते करते मालूम है काफी टाइम लगता, लेकिन अब आपको क्या करना है 1/8 1/8 1/8 1/8 ऐसे लिखते लिखते 100 बार जाते हैं, पेज भर जाता है। ऐसा नहीं करना। उस रेजिस्टेंस का मान कितना है, कितनी बार जोड़ना है, कितनी बार जोड़ना था 4 बार जोड़ना था। रुक जाइए 4 बार जोड़ना था, आपने यहाँ लिख दिया 4। कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम। कितने सिंपल तरीके से आ गया 2 ओम आ गया। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए कह रहा है 50 हर्ट्ज आपूर्ति से पूरित और 960 आरपीएम की वास्तविक गति पर घूर्णी एक 6 पोल इंडक्शन मोटर का परसेंटेज स्लिप ज्ञात कीजिए। तो पहले आप देखिए परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ns माइनस nr अपॉन ns गुणे 100। ये होता है परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला। परसेंटेज स्लिप का ये हो गया फॉर्मूला। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। पहले इसको ब्रैकेट में कर दिया बंद। इसमें हमें क्या चाहिए सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड तो है ही नहीं हमारे पास, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है ns बराबर 120 f अपॉन t। चलिए 120 f कितना दिया है 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन में देखिए ना महाराज 50 हर्ट्ज की तो दिया है आपूर्ति, और कितने पोल दिए हैं 6 पोल। 6 ध्रुव मतलब पोल ही तो है। कट्टम कुट्टम करिए 20 बार में कटा, और 50 गुना होता है 100, एक पीछे 0 और 1000 आरपीएम आ गया सिंक्रोनस स्पीड। अब क्या करना है परसेंटेज स्लिप के फॉर्मूले में रख देना है। चलिए रखिए परसेंटेज स्लिप बराबर फॉर्मूला में ns पहले है, ns आपने निकाल लिया 1000 आरपीएम, और क्या nr, nr क्या होता है रोटर की स्पीड कितनी दे रखी है 960 आरपीएम। चलिए ns नीचे फिर रखना है 1000 गुणा में 100 करना है, परसेंटेज लगा देना है। इसको सॉल्व करिए। चलिए इसको सॉल्व यही कर लेते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 40 बटे 1000 गुणा 100 परसेंटेज। ऊपर कितने जीरो हैं 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कितना आंसर आ गया 4%। 4% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है 4%। 4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसको क्या करते हैं थोड़ा सा छोटू सा कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर दिखे, क्लियर विजिबल हो। और थोड़ा सा छोटू कर लें, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए मैं पढ़ देता हूं। कह रहा BIS 3043/1966 के अनुसार अल्टरनेटर के न्यूट्रल भूसंपर्कन के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन से विकल्प सही हैं। कह रहा है कि सॉलिड अर्थिंग, रेजिस्टेंस अर्थिंग, रिएक्टेंस अर्थिंग, आर्क सप्रेशन कॉइल अर्थिंग। तो BIS का पहले आपको फुल नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है, RTI के पेपरों में ये पूछ लिया जाता है। BIS
मैं बता देता हूँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 3043 मतलब 3043 1966 के अनुसार अल्टरनेटर के न्यूट्रल भू संपर्कन के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन से विकल्प सही हैं। कह रहा है कि अल्टरनेटर का न्यूट्रल अर्थिंग करना है तो कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं, सॉलिड अर्थिंग, रेजिस्टेंस अर्थिंग, रिएक्टेंस अर्थिंग, आर्क सप्रेशन कॉइल अर्थिंग। तो अल्टरनेटर के न्यूट्रल को भू संपर्कन करने के लिए चारों मेथड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, सी क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि सी में चारों ऑप्शन हैं समाहित। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीएमएमसी, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है। कह रहा है कि यंत्रों के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन बताना है मतलब 3 होंगे सही, क्या होंगे, 3 होंगे राइट, 1 होगा गलत। मतलब पीएमएमसी को जानने के लिए हमें 3 राइट ऑप्शन जानना जरूरी है, मतलब पीएमएमसी के बारे में हमें डिटेल से पता होगा, तभी हम बता पाएंगे कि कौन से 3 राइट हैं, एक कौन सा रॉन्ग है। पहले हम 3 राइट खोजते हैं पीएमएमसी के बारे में जितना हमें नॉलेज है। कह रहा है इसमें जो पैमाना होता है समान पैमाना होता है, राइट, पैमाना समान का मतलब यूनिफॉर्म उसका स्केल होता है। इसका बलागुण भार अनुपात निम्न होता है, जो कि गलत कह रहा है। कह रहा है यह कम शक्ति की खपत करता है, बिल्कुल सही। इसमें सैथिल्य के बराबर शून्य हानि होती है, सैथिल्य के बराबर शून्य हानि होती, बिल्कुल सही है। तो जो ये ऑप्शन नंबर बी कह रहा था, इसका जो बलागुण भार अनुपात निम्न होता है, यह गलत कह रहा था, जबकि इसका बलागुण भार अनुपात उच्च होता है। तो देखिए अगर पीएमसी के बारे में आपको पता होगा, नॉलेज होगा, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप अटक जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजी2 में 27 मार्च को भर भर के दिए गए थे, बहुत सारे, आपको अभी 50 क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। चलिए आपको मैं पीएमएमसी दिखाता हूं, देखिए ये देखिए है पीएमएमसी। अब मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसका होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। देखिए अब आपको मैं दिखाता हूं, ये होता आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये देखिए इसमें क्या क्या चीजें लगी है, पॉइंटर लगा हुआ है, पॉइंटर ये लगा हुआ है, पॉइंटर ये वाला, सॉफ्ट आयरन कोर लगा होता है, एल्युमिनियम की फ्रेम लगी होती है, और कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग लगा होता है, और इसमें हॉर्सशू मैग्नेट लगा होता है। एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, एक होता है आपका डैम्पिंग टॉर्क, और एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब कि प्रारंभिक अवस्था से उसको प्रचालन की अवस्था की तरफ ले जाने वाले टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क कंट्रोल करने के लिए, और उसको ब्रेक कह लीजिए या ब्रेकिंग टॉर्क कह लीजिए या डैम्पिंग कह लीजिए। देखिए ये सारा अरेंजमेंट आपके सामने है। और आपको एक बात और ध्यान रखिएगा, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ओनली डीसी पर वर्क करते हैं। किस पे माय डियर फ्रेंड्स, ओनली डीसी पर वर्क करते हैं, ओनली डीसी पर वर्क करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर, अपर कंट्रोल स्प्रिंग, सॉफ्ट आयरन, लोअर कंट्रोल स्प्रिंग, कोर, पूरा का पूरा अरेंजमेंट ही इसमें दिखा दिया मैंने। और जो एमआई होती
मतलब मूविंग आयरन होते हैं, वो दोनों सप्लाई को वर्क करते हैं, AC व DC दोनों सप्लाई को वर्क करते हैं। और जो इसका स्केल होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक समान नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए ये 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भू संपर्कन के साथ साथ रक्षात्मक चालक हेतु किस रंग के तार को अधिमान्यता दी जाती है। वो कह रहा है अर्थिंग के लिए कौन सा कंडक्टर यूज करोगे? अर्थिंग के लिए करेंगे ग्रीन। आप कहेंगे सर ग्रीन यूज करते हैं, ग्रीन का मतलब होता है हरा, है कहीं हरा। और देख लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर आपके RYB 3 चालक कंडक्टर हैं तो इसका कलर क्या होगा? रेड लाल, येलो पीला, और ब्लू मतलब नीला, ब्लैक मत कहिएगा। ये 3 कंडक्टर हैं जिनके अलग अलग कलर होते हैं। इसमें अगर न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल का होता है ब्लैक, न्यूट्रल का कौन सा कलर होता है? ब्लैक। और 3 फेज की वाइंडिंग को अगर हम 120 डिग्री कर दें और उसमें सप्लाई दे दें तो कौन सा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा? कौन सा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा? स्टेशनरी की रोटेटिंग आप कहेंगे कि उसमें उत्पन्न होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा निम्न में से कौन सा नियम डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा बताता है? आपको मैं ये क्वेश्चन कई बार बता चुका हूं कि मैं कहूंगा जनरेटर का नियम, जनरेटर किस हाथ से चलाएंगे आप? दाएं हाथ से चलाते हैं ना। बहुत सारे लोग जो होता है ना मेन अपना इंपॉर्टेंट काम सारा वैसे लिखना पढ़ना कोई सामान उठाना दाएं हाथ से दाएं हाथ से करते हैं। बाएं हाथ को यूज करने वाले बहुत कम लोग हैं, देखा होगा आपने। जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, कहते हैं अमूमन डॉक्टर बाएं हाथ से लिखते हैं, जो बाएं हाथ से लिखेगा वही डॉक्टर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दाएं हाथ से लिखने वाले भी डॉक्टर होते हैं। चलिए बात की बात रही, अगर जनरेटर है तो कौन से हाथ का नियम होगा फ्लेमिंग का? दायां। कैसे? क्योंकि दाएं हाथ से जनरेटर को स्टार्ट करेंगे हैंडल से, मोटर का फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। ऐसे याद रहेगा आपको। जनरेटर में हैंडल लगा के स्टार्ट करते हैं ना तो दाएं हाथ से स्टार्ट करेंगे, तो याद रखने के लिए जनरेटर को क्या बोलेंगे? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। चलिए मैं आपको डायग्राम से मैं ये क्लियर करता हूं। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल को मैं आपको डायग्राम से क्लियर करता हूं। चाहिए आपके लिए मैंने इधर डायग्राम बना रखा है, देखिए आ जाएगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, चलिए कम कर देते हैं। मैंने सेट किया था बट अभी मिल नहीं रहा है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, उसी में भी होगा। चलिए यहीं आपको दिखा देते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल क्या कहता है? देखिए ऐसा मैं डायग्राम लेता हूं जो आपको बिल्कुल क्लियर विजुअल है।
यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूंगा दोनों नियम। देखिए एक और ले लेते हैं डायग्राम जिसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड लेफ्ट का ले लेते हैं। दोनों में देखते हैं सिमिलरिटी क्या है। देखिए ये जो अंगूठा होता है वो मोशन को बताता है। अगर मुझे दाएं हाथ का नियम, ये मेरा दाएं हाथ है, तीनों उंगलियों को कैसे किया मैंने, परस्पर एक दूसरे के 90 डिग्री पे कर लिया। ये अंगूठा जो है ना मोशन को बताएगा, और यह जो है तर्जनी यह बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जो एन से एस की तरफ हम ऐसे सेट करेंगे, और ये कंडक्टर के घूमने की दिशा बताएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर। यह इंड्यूस ईएमएफ को बताएगा, किसमें, दाएं हाथ के नियम में। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में यह मोशन ऑफ कंडक्टर बताता है, यह मैग्नेटिक फील्ड बताता है। आपने देखा कि यह दोनों कॉमन है, मोशन और मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो डायरेक्शन होता है करंट का होता है, और इसमें इंड्यूस ईएमएफ का होता है, क्योंकि जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है और मोटर को हम करंट देते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, 11 नंबर पे हम आ गए हैं। कह रहा है कि माइक्रो हाइड्रल इलेक्ट्रिक सिस्टम में निम्न में से कौन से घटक प्रयोग किए जाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट अगर छोटा सा है तो कह रहा है पाइपलाइन प्रयोग करते हैं, टरबाइन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डंप लोड। तो अगर आपने देखा होगा माइक्रो हाइड्रल इलेक्ट्रिक सिस्टम, तो उसमें पाइपलाइन भी होती है, टरबाइन भी होती है, कंट्रोल पैनल भी होते हैं, और जैसे कि पेन स्टॉक के पास भी कंट्रोल करने के लिए, और डंप लोड, ये चारों चीजें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन है, कह रहा है कि पाइप होता है। ऑप्शन देखते हैं, और 4 भी यहाँ हो जाएगा, और 4 ये ऑप्शन में छूट गया था, यहाँ ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और 4, ये चारों होती हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मिनी हाइड्रल पावर प्लांट। चलिए आपको दिखाता हूँ मिनी हाइड्रल पावर प्लांट, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए यह है आपका मिनी हाइड्रल पावर प्लांट। देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ ये नज़ारा है, देखिए कितनी खूबसूरत यह नज़ारा बनाया गया है। यह है हाइड्रो पावर प्लांट, और छोटा सा हाइड्रो पावर प्लांट जिसको मिनी हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं यहाँ है। एक और मैंने लगाया होगा, देखिए आप इसको देख रहे होंगे, छोटू सा क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें देख लीजिए क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, इसमें भी होता है आपका पेन स्टॉक की पाइप, पेन स्टॉक होता है। देखिए आप एक बार क्वेश्चन कह रहा था पाइपलाइन होती, आइए पाइपलाइन है, अगर यह है आपका, ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन यह है, पाइपलाइन पेन स्टॉक का पाइपलाइन। और क्या कह रहा था, कह रहा था कि टरबाइन है, बिल्कुल टरबाइन है, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा, टरबाइन होगा तभी तो घूमेगा। यह है टरबाइन, इसमें भी सारी व्यवस्थाएं होती हैं, इसमें भी होती हैं। अब क्या कह रहा था, कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल हो, कंट्रोलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए कंट्रोलिंग करने के लिए है, यहाँ कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारा बनाया गया है, ये हो गया। और डंप लोड भी तो डाला जाता है, ये सारी चीजें होती है। देखिए और चीजें देख लीजिए, जैसे कोई मान लीजिए बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है, तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें एक रिजर्वायर होता है जहां पानी को इकट्ठा करते हैं, और क्या होता है, एक होता है ट्रैश रैक, उसको बोलते हैं कचरा उचरा को रोकता है वो, और क्या होता है पेन स्टॉक होता है, पेन स्टॉक पाइप,
पेन स्टॉक पाइप से पहले होता है आपका फोर वे होता है, फोर वे और स्पिल वे होता है। उसके बाद आपका पावर हाउस होता है, टरबाइन होता है, उसके बाद जनरेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसमिशन लाइन होगा। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो मतलब सूक्ष्म जल विद्युत प्रणाली में कौन कौन से घटक सम्मिलित किए जाते हैं। तो उसमें पाइपलाइन भी होता है, उसमें क्या होता है, पाइपलाइन भी होता है, टरबाइन भी होता है, नियंत्रण करने की भी जरूरत होती है, और डंप लोड भी होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसमें इंक्लूड था, वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है हिस्टेरिसिस मोटर में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। मतलब 3 जो होगा ना हिस्टेरिसिस मोटर के बारे में, वो सही होगा, 1 होगा गलत। 3 सही पकड़ते हैं, 1 गलत भी पकड़ेंगे। तो इसका मतलब हिस्टेरिसिस मोटर के बारे में बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। कह रहा है समान बीमा मतलब समान, इक्वल डायमेंशन मतलब बराबर अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की अगर मोटर हो, कौन कौन सी, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर हो। कह रहा है समान बीमा की इंडक्शन मोटर के आउटपुट का 2 गुना होता है। पहले ही गलत हो गया। इंडक्शन मोटर का जो आउटपुट होता है ना, इंडक्शन मोटर का आउटपुट वो होता है आपका 80 से 90%, और जबकि उसका करीबन अप्रोक्सीमेटली 50 से 60% होता है उसकी आउटपुट। गलत हो गया ना, कह रहा 2 गुना होगा, 2 गुना कहां से हो जाएगा, 2 गुना तो कभी नहीं होगा। कह रहा जड़त्व तो भार में तेजी लाने के लिए उपयुक्त होता है, बिल्कुल होता है हिस्टेरिसिस मोटर। कह रहा घूर्णन में दांत न होने और कुंडली न होने के कारण कोई यांत्रिक कंपन नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहा है। हिस्टेरिसिस मोटर में कोई भी वाइंडिंग नहीं होती है, जिसके कारण कोई भी यांत्रिक कंपन नहीं होता है। कह रहा ना रोटर में दांत न होने के कारण और कुंडली न होने के कारण कोई यांत्रिक कंपन करता ही नहीं। कंपन न होने के कारण उसका जो प्रचालन है वो शांत रहता है। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ हिस्टेरिसिस मोटर। ये देखिए इसमें कोई भी स्लॉट नहीं होता है। मतलब देखिए ये कह रहा था ना पहले ऑप्शन से, देखिए घूर्णक में दांत न होने और कुंडली न होने के कारण कोई यांत्रिक कंपन नहीं होगा, कंपन नहीं होगा तो शांत चलेगा। और लेकिन ये जो जड़त्व भार में तेजी लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह है आपका कंस्ट्रक्शन हिस्टेरिसिस मोटर का। देख लीजिए ध्यान से, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टेरिसिस मोटर। ये देखिए इसमें किसी प्रकार का रोटर नहीं होता, सैडिंग कॉइल होता है, यहाँ सैडिंग कॉइल होता है और हार्ड स्टील का रोटर होता है। सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं। ये रोटर और स्टेटर, ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी होता है, मेन वाइंडिंग भी होता है, एयर गैप भी रखते हैं। और देख लीजिए इसी में ये बस इतना ही है इसमें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन से कारक विद्युत प्रघात की तीव्रता में सहायक होते हैं। कह रहा है कि शरीर का प्रतिरोध, विद्युत प्रघात मतलब इलेक्ट्रिक का झटका लगना, करंट लगना। कह रहा मौसम की स्थिति, कितना विद्युत प्रघात तीव्रता से हो रहा है, कौन कौन सहायक होगा। शरीर का प्रतिरोध, मौसम की स्थिति, धारा का परिमाण, संपर्क अवधि, बिल्कुल सभी सही होंगे। देखिए जो करंट होता है वह रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है बिल्कुल। मौसम की स्थिति, अगर मौसम की स्थिति काफी नमी वाला है मौसम, अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी कम, तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा। धारा का परिणाम कितने समय तक रहा, देखिए H बराबर I2RT में होता है ना, समय भी होता है। और संपर्क अवधि, कितने समय तक आप चिपके रहे। देखिए मान लीजिए कि कोई तार है, आपने उसको टच किया तो डिपेंड करेगा कि कितने समय तक आप चिपके रहे और धारा का क्या वैल्यू था, और शरीर का रेजिस्टेंस गीला शरीर था कि सूखा शरीर था।
और मौसम पे भी डिपेंड करेगा। ये चारों चीजें डिपेंड करेंगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, जिसमें चारों ऑप्शन होंगे वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा स्पिलवे विद्युत संयंत्रों में पाए जाते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया था फोरवे और स्पिलवे हाइड्रो पावर प्लांट में पाए जाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में और टरबाइन से पहले लगाए जाते हैं। देखिए स्पिलवे करता क्या है, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, डैम में बाढ़ आ गया या अतिरिक्त पानी आ गया कहीं से, दो चीजें हो सकती हैं, बाढ़ आ जाए या अतिरिक्त कहीं से भी पानी आ जाए। उसको क्या करेगा, ये डैम में से, डैम जो होता है उसमें से ये निकाल देगा। मतलब डैम में पानी का लेवल ये इक्वल रखता है, डैम में पानी का लेवल इक्वल रखता है स्पिलवे। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा जब लाइन का एक सिरा डेड एंड होता है या कोना या तीव्र वक्र होता है तो लाइन में अधिक तनन तनाव होता है। अत्यधिक तनन से लाइन को निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कह रहा है कि ओवरहेड लाइन है, अब क्या है डेड एंड, उसके बाद लाइन आगे नहीं बढ़ रही है, या तो कोई कोना है या तो तीव्र वक्र है, तो बताओ कि कौन सा इंसुलेटर प्रयोग करोगे। चलिए मैं आपको ले चलता हूं डायग्राम पर। यहां से आपके लिए मैंने स्पेशल सारे डायग्राम सेट कर रखे हैं। देखिए अब क्रम से सारे डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये आ गया, यह है स्ट्रेट इंसुलेटर, डेड एंड हो जाए। देखिए ये है स्ट्रेट इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर है? स्ट्रेट इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर को इस स्थिति में कर दो आप तो कौन सा इंसुलेटर कहलाएगा? स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर हो गया। अगर इंसुलेट मान लीजिए कि ये बहुत सारे डिस्क हैं, ये ऐसे बहुत सारे डिस्क हैं, आपने उसको वर्टिकल लगा दिया तो ये सस्पेंशन कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल लगा दिया वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेन। क्या कहलाएगा? स्ट्रेन इंसुलेटर। देखिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर आपने पढ़ा होगा और स्ट्रेन इंसुलेटर। अब ट्रेन किस दिशा में चलती है? सीधी दिशा में चलती है। ऐसे ही तो चलती है सीधी दिशा में, ऐसे ही तो सीधी दिशा में चलती है। तो जो सीधी दिशा में हो वो स्ट्रेन इंसुलेटर, और जो लटका हुआ हो उसको बोलते हैं हम सस्पेंशन इंसुलेटर। देखिए यह पोल है और ये इसके बाद कोई भी अब लाइन आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये क्या है? डेड एंड है। क्या है? डेड एंड। या मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा तेजी से जैसे लाइन को घूमना है तो वहां भी इसका प्रयोग हम करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यह है आपका स्ट्रेन इंसुलेटर, मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। 11 केवी में भी यह प्रयोग किया जाता है और 33 केवी में भी प्रयोग किया जाता है, 330 केवी में भी प्रयोग किया जाता है। जहां डेड एंड हो, बहुत तेजी से कोई वक्र हो, तीव्र वक्र हो या कोई कोना हो, तो वहां और तार में बहुत अधिक तनाव हो तो उसको निकालना है। तार में बहुत अधिक तनाव है तो कौन सा इंसुलेटर लगाएंगे? स्ट्रेन इंसुलेटर। मैंने दिखा दिया आपको स्ट्रेन इंसुलेटर। सस्पेंशन, देखिए सस्पेंशन मैंने बताया था, स्थिति भी बताई थी। और पिन इंसुलेटर के लिए याद रखिएगा 33 केवी अप टू कितने केवी तक यूज करते हैं? यूपीपीसीएल का फेवरेट क्वेश्चन, 33 केवी तक यूज करते हैं पिन इंसुलेटर को। अप टू मतलब तक होता है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा 8 पोल डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक और प्रति ध्रुव फ्लक्स 20 मिलीवेबर है जो 500 आरपीएम पर चल रहा है। यदि आर्मेचर को सिंप्लेक्स लैप कुंडली के रूप में जोड़ा जाए तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करें।
आप सभी जानते होंगे कि जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है Eg बराबर phi ZNP अपॉन 60A। क्या होता है? Eg बराबर phi ZNP अपॉन 60A। देखिए A क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ डिपेंड करता है कि आपके जनरेटर में वेव वाइंडिंग की गई है कि लैप वाइंडिंग की गई है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वेव वाइंडिंग में ऑलवेज 2 होते हैं। कितने होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ऑलवेज 2 होते हैं हमेशा, चाहे नंबर ऑफ पोल कोई भी हो। लेकिन जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें पैरेलल पाथ की संख्या हमेशा पोल की संख्या के बराबर होता है। ये जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है जनरेटर में डिपेंड करता है कि लैप वाइंडिंग है कि वेव वाइंडिंग। फॉर्मूला यही होगा, एक के स्थान पर चेंज होगा। अगर वेव वाइंडिंग है तो 2 रख देंगे, लैप वाइंडिंग है तो जितने नंबर ऑफ पोल होंगे वहां रख देंगे। चलिए रखते हैं। इजी बराबर 5 फ्लक्स कितना दिया है? 20 मिली वेबर। 20 मिली वेबर, मिली का मतलब 10 के पावर -3 इतना हो गया। जेड क्या है? नंबर ऑफ टोटल आर्मेचर में जितने कंडक्टर हैं 960 दे रखा है। स्पीड कितनी दे रखी है जनरेटर की? 500 आरपीएम, 500 दे रखी है, 500। और पी मतलब पोल कितना है? 8 है बटे मैंने सिखाया था 60। देखिए लैप है कि वेव है? सिंप्लेक्स लैप। लैप का मतलब आपका A बराबर P। कितना रखेंगे A की जगह? नंबर ऑफ पोल के बराबर। आप कहेंगे सर 8 पोल है, 8 रख दिया। कैंसिल कर दिया 8 से 8। चलिए कैंसिल कर दिया आपने 8 से 8। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। कर दिया। अब क्या करिए? 3 से काटिए, 6 से कट जा रहा है, 6 से काट दीजिए। 6 कम 6, 6 का 36 बैठ गया। चलिए सभी को क्या करिए? गुणा कर दीजिए। पहले 20 का गुणा 500 में कर लीजिए तो 5 दूना 10 होता है, 3 0 और आ जाएगा। अब क्या है? 13 इंटू 10 के पावर -3। ये हो गया। और कुछ बचा तो नहीं है? 5 दूना 10 यहां सही है। 500 में 20 का गुणा किया, 5 दूना 10, 3 0 आ गए। यह 0 से 0 कटा था, 6 कम 6, 6 का 36 बिल्कुल सही। 8 से 8 काट दिया था मैंने और ये हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 0 से 3 0 कट गया, हुआ क्या? 130 वोल्ट। सही सही सारा वैल्यू रखा था मैंने ना। 20 मिली वेबर तो 6 कम 6, 6 का 36। अरे 6 का 36 होगा ना, यहाँ 6 का 36 होगा, यहाँ काटते समय गलत हो गया था। 160 वोल्ट हो जाएगा। माय मिस्टेक, 160 वोल्ट हो गया था। मैंने कहा मैं सारी की सारी वैल्यू सही रख रहा हूँ, फिर गलत कहाँ हो रहा है? वो 6 कम 6, 6 का 36 ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कॉन्सेंट्रेटिव वाइंडिंग के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। अब क्या कॉन्सेंट्रेटिंग वाइंडिंग के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 3 बातें तो सही होंगी, 1 होगी गलत। गलत को ही बताना है। चलिए, इस प्रकार की कुंडलन में शीतलन के लिए अधिक स्थान होता है। बिल्कुल सही कह रहा है। कुंडली भुजाओं में अंतःप्रकरण नहीं होता, अतः कुंडलन मशीन द्वारा की जा सकती है जिससे तीव्र उत्पादन होगा। बिल्कुल सही। कुंडलन के दौरान कुंडली भुजाओं को अंतःपटित करने के लिए उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा है स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता होती है। गलत ही तो बताना था, तो यही है गलत आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए ले चलते हैं आपको कॉन्सेंट्रेटिंग वाइंडिंग की तरफ। देखिए यह एसी वाइंडिंग दिखाया गया है। किस टाइप की वाइंडिंग है? लैप। इसमें कितने पोल हैं? 8। कैसे पता चला? 1 2 3 7 5 6 7 8। नंबर ऑफ स्लॉट 48।
नंबर ऑफ कॉइल 48, कॉइल स्पान 5, कॉइल पर पोल ग्रुप 5/6 मतलब 150 डिग्री। और आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरे क्वेश्चन पर आपको ले सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चलिए दोस्तों, देखिए 18 नंबर कह रहा है विद्युत सुरक्षा नियमों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि परिपथ स्विच बंद करने के बाद ही फ्यूज को बदलें या निकालें। कह रहा है ट्रबल शूटिंग के दौरान अनावृत चालकों को स्पर्श करें। गलत, मतलब कि 3 होंगे सही, 1 होगा गलत। 3 सही देखते हैं। कह रहा है परिपथ बंद करने के बाद ही फ्यूज को बदलें, बिल्कुल सही बात कह रहा है। कह रहा है कि ट्रबल शूटिंग के दौरान कंडक्टर को छू लें। अरे पागल लोगन हैं क्या, छू लेंगे जो समस्या खड़ी हो जाएगी। कह रहा है विद्युत परिपथों पर काम करते समय लकड़ी या पीवीसी विद्युत रोधी हस्त पेचकस का प्रयोग करें, बिल्कुल सही। खंभों या उच्च उत्कर्ष बिंदुओं पर काम करते समय हमेशा सुरक्षा बेल्ट का प्रयोग करें, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा राइट, क्योंकि हमें गलत को ही बताना था। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए अगर कोई लाइनमैन है या कोई इलेक्ट्रीशियन है तो इतना सेफ्टी शूज, इतने सारी चीजों को वो पहन के काम करता है। क्यों? क्योंकि उसे इलेक्ट्रिक का शॉक न लग जाए। जैसे ये हाथ का देखिए दस्ताना हो गया, उसके बाद ये सेफ्टी बेल्ट हो गया और ये शूज हो गए। ये सारे उसके क्या हैं, ये देखिए 2 लोग काम कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन पर। और देखिए ये स्टील स्ट्रक्चर के लिए इतना सारा, और वुड पोल पे काम करने के लिए ये सारी चीजें। ये है आपका पीवीसी से इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे आते हैं, देखते हैं। देखिए ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसीलिए इसको कर देते हैं छोटा। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन प्रतिकर्षण प्रकार के एकल कला प्रेरण मोटर की निर्माण विशेषताओं के संबंध में सही है। अब हमें क्या बताना है, रिपल्सन इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा बात सही है। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन साइलेंट पोल टाइप की स्टेटर वाइंडिंग होती है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि एक घूर्णक वितरित कुंडली लैप या तरंग वहन करने वाली होती है और जो कम्यूटेटर के साथ जुड़ी होती है। कम्यूटेटर एक अच्छी दिग परिवर्तन होना चाहिए जिसमें बार शाफ्ट के समांतर हो। कार्बन ब्रश दिग परिवर्तक के विरुद्ध चलते हैं और आर्मेचर कुंडली के माध्यम से धारा का चालन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि कार्बन ब्रश, इसमें हमें क्या करना है, सही देखना है। तो अब सही देखने के लिए हमें देखना है पहला दूसरा, कह रहा है पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, केवल पहला। तो देखते हैं पहला सही है। कह रहा है कि जो वितरित असमुन्नत ध्रुव प्रकार का स्टेटर है उसमें सपाट क्रोड स्टेटर के प्रकार खांचों में निवेशी होते हैं, बिल्कुल सही। एक गुणक वितरित कुंडली लैप या वेव वाइंडिंग कम्यूटेटर के साथ जुड़ी होती है, बिल्कुल सही। कम्यूटेटर एक अच्छी कम्यूटेटर होना चाहिए जिसके दंड शाफ्ट के समांतर, बिल्कुल सही। अब देखिए करेक्ट, कार्बन ब्रश दिग परिवर्तन के विरुद्ध चलते हैं, अरे नहीं विरुद्ध नहीं चलते, और आर्मेचर कुंडली के माध्यम से धारा का वहन करने के लिए प्रयोग करते हैं। कार्बन ब्रश दिग परिवर्तन के विरुद्ध नहीं चलते हैं, यह हो जाएगा गलत। तो कौन कौन सा सही हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए आपको मैं दिखाता हूं रिपल्सन मोटर। यह देखिए दोस्तों, यह है रिपल्सन इंडक्शन मोटर। यह रिपल्सन इंडक्शन मोटर दिखाया गया, यहाँ आपको डायग्राम दिखाया गया है। इसमें कम्यूटेटर होता है, देख रहे हैं यहाँ कम्यूटेटर दिखाया गया है। ये रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर का डायग्राम है। ये सारी चीजें देखिए, इसमें क्या होता है, एक स्टेटर होता है, एक स्टेटर होता है, एक कम्यूटेटर होता है और सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म होता है जो शॉर्ट सर्किट करता है कम्यूटेटर बार को। एक रोटर होता है जो सिमिलर होता है वायर बाउंड डीसी आर्मेचर के।
नेक्स्ट आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए 19 नंबर का देखते हैं। कह रहा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो पहले 3 सही को ढूंढते हैं। कह रहा है कि गुणन द्वारा विखंडन सामान्यतया रेडियोधर्मी होते हैं, बिल्कुल सही। इसका संचालन कम विश्वसनीय है, अरे विश्वसनीय होता है, यह बात हो गई गलत ही बताना था। थोक विद्युत शक्ति उत्पादन हेतु इस प्रकार का संयंत्र बहुत ही किफायती होता है, बिल्कुल सही। कह रहा है कि अगर थोक बिजली हमें उत्पन्न करना है तो बहुत ही अच्छा किफायती है, काफी कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही, यह बात बिल्कुल सही है। आपको मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाता हूँ और वहां बहुत सारी बातें आपको क्लियर करता हूँ। देखिए यह है न्यूक्लियर पावर प्लांट। जब मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा ना तो वहां सारी बातें क्लियर करूंगा। देखिए कंट्रोल रॉड होता है, कंट्रोल रॉड के रूप में कैडमियम या बोरान का प्रयोग करते हैं, कितना खूबसूरत सा। और इसको क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो इलाका होता है, शहर का इलाका, वहां से काफी दूर हम इसको लगाते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव जो मतलब रेडियो एक्टिव का जो विखंडन होता है उसमें से जो रेडियो एक्टिव धर्मी पदार्थ निकलेंगे वह मानव जीवन के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं, इसलिए इसे समुद्र के किनारे अक्सर लगाए जाते हैं। देखिए ये सारे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। देखिए इसमें होता क्या है, कंट्रोल गॉड पूछा जाता है, कंट्रोल गॉड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, कैडमियम या बोरान की छड़ें। और मॉडरेटर के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। और जो फ्यूल गॉड होता है वो यूरेनियम का बनाया जाता है, थोरियम का बनाया जाता है। देखिए इंडिया में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, राजस्थान में है। आपको इस डायग्राम से मैं क्लियर दिखाता हूँ। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ है। देखिए डायग्राम को मैं क्या करता हूँ साइड कर देता हूँ। अब आपको दिखेगा, इस डायग्राम को भी मैं साइड में कर देता हूँ। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए ये मैं इरेज कर देता हूँ। कहाँ है, राजस्थान में है, कोटा में है न्यूक्लियर पावर प्लांट। राजस्थान के कोटा में है न्यूक्लियर पावर प्लांट, राजस्थान के कोटा में। फिर कहाँ है, कारकापार एटॉमिक पावर प्लांट। फिर कहाँ है, तारापुर। फिर कहाँ है, कैगा। फिर कहाँ है, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। फिर मद्रास, कलपक्कम में है, नरोरा है, उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में कौन कौन सा है, कोटा में है राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट। और गुजरात में क्या है, काकरापार एटॉमिक। महाराष्ट्र में है तारापुर। उसके बाद है कर्नाटका में कैगा। ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा। तमिलनाडु में 2 है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और एक और है, देखिए मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, कलपक्कम में है, तमिलनाडु में है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें मैंने देखी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट मैंने सेट कर रखा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता है और हीट एक्सचेंजर होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। ये पूरी एक साइकिल होती है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या होगा, फिर हीट एक्सचेंजर में कैसे क्या चेंजिंग होती है, फिर टरबाइन कैसे घूमता है स्टीम से, कंडेंसर काम क्या होता है, कूलिंग टावर। ये सारा चीज जो होता है ना हाइड्रो पावर प्लांट की ही तरह सेम होता है, लेकिन चेंजिंग कहाँ से बस होता है, चेंजिंग यहाँ से होता है, चेंजिंग यहाँ से होता है, यहाँ से सारी चीजें अलग होती हैं, यहाँ से सारी चीजें अलग होती हैं। और देखिए ये देखिए कंट्रोल गॉड आपको दिख रहा होगा, फ्यूल गॉड, मॉडरेटर, ये मैंने दिखा रखा है आपको। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि कंट्रोल गॉड, जब हम अंदर कंट्रोल गॉड कर देते हैं तो चैन रिएक्शन धीमी हो जाती है। उसके बाद मॉडरेटर,
उसके बाद ये कंक्रीट की सील्डिंग, ये सारा चीज आपको क्लियर दिख रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं अब क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कम रखरखाव वाली मोटर है। कम रखरखाव वाली कौन सी मोटर है? इंडक्शन मोटर है, कम रखरखाव की जरूरत पड़ती है और इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 80 से 90%। और 3 फेज सप्लाई स्टेटर में देते हैं ना, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इसकी रोटर की कंस्ट्रक्शन रोटर के अनुसार ये दो प्रकार की होती है, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1500 आरपीएम पर चल रहे एक 4 ध्रुव 3 कला अल्टरनेटर में 240 वर्तन प्रति कला और 0.02 वेबर अभिवाह प्रति ध्रुव है। प्रत्यावर्तित के एक कला में प्रभावी वोल्टता क्या होगा? अल्टरनेटर में पूछा जा रहा है ईएमएफ का फॉर्मूला आप जानते हैं 4.44 φft होता है। चलिए रख लीजिए 4.44। आई का मान कितना है? 0.02 वेबर और फ्लक्स कितना है? 50। कैसे पता चला मुझे? क्यों? क्योंकि स्पीड दे रहा है 1500 आरपीएम, 4 पोल दे रहा, निकाल लीजिए। NS बराबर 120 F/P, ये फिक्स होता है। अगर स्पीड 1500 है, अगर पोल 4 है, तो कितना आएगा फ्रीक्वेंसी? देखिएगा 3 से काट दिया मैंने, 4 से काट दिया 30 बार, 30 से काट दिया 30 से काट दिया 1500 आरपीएम 120 इंटू एफ इंटू 4, तो ये 30, 3 5 15 फ्रीक्वेंसी, हाँ 3 5 15 0, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 50 हर्ट्ज हो गया। 50 हर्ट्ज। अगर 2 पोल की मोटर है 50 हर्ट्ज पे है तो 3000 आरपीएम, अगर 50 हर्ट्ज की है 4 पोल की मोटर है तो 1500, अगर 6 पोल की है, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो 1000। ये सारी चीजें फिक्स हैं। 8 की हो जाएगी तो 750। चलिए आगे रखते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। 4.44 φft, चलिए लिख देते हैं 4.44, फाई का मान रख दिया 0.02, एफ का मान रख दिया 50, टी का मान रख दिया 240। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए यहाँ से, इसका हो गया आपका 50 गुना 100, 2 स्थान पे लग गया 1, 4.44 गुणा 1 गुणा 240। अब क्या करेंगे आप? अब इसका गुणा कर दीजिए, ये 4.44 इंटू 240 आपस में गुणा कर लीजिए। तो इसके लिए क्या करिए 444 और 240 का गुणा कर लीजिए। 0 0 0, 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 4 चौके 16 17, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 0 6, ये 7 8 15 8 7 15, 15 1 16 और ये 9 1 10। कितने स्थान पर लगेगा? 2 स्थान पे। कितना आ गया सर? 110 65.60 आ गया। ये क्या आ गया? वोल्ट आ गया। अब हम करेंगे किसमें? ऑप्शन दिया है केवी में। अब हम क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग देंगे तो 3 स्थान इधर आ जाएगा, 1.06566 हो जाएगा वोल्ट। इसको के और एक केवी हो जाएगा, केवी हो जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें 1.066 केवी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस परिपथ में परिपथ के किसी भी बिंदु पर धारा का मान समान होता है? शॉर्ट सर्किट में, लूज सर्किट में, शिथिल सर्किट में, समांतर परिपथ में, श्रेणी। सीरीज में करंट समान होता है और पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। सीरीज में करंट समान होता है और वोल्टेज और समान होता है। पैरेलल में वोल्टेज समान होता है और करंट और समान होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह था यूपीपीसीएल का
27 मार्च का फर्स्ट सेट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें गलत कथन बताना है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इसमें यथार्थ और औद्योगिक कोटि दोनों की सीमाओं के भीतर संतोषजनक सटीकता स्तर होते हैं। ये अपने सरल निर्माण के कारण मजबूत नहीं होते। यह गलत हो गया। कह रहा है कि ये अपने सरल निर्माण के कारण मजबूत नहीं होते, बहुत मजबूत होते हैं। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। यह एसी व डीसी दोनों के लिए प्रयोग की जाती है। ये सही बात कही जा रही है। कह रहा है इसमें घर्षण त्रुटि का मान बहुत कम होता है। यह भी बात सही है। इसमें यथार्थ औद्योगिक कोटि दोनों की सीमाओं के भीतर संतोषजनक सटीकता का स्तर होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। देखिए यह है मूविंग आयरन। देखिए कितना मजबूत है। ये कह रहा था मजबूत नहीं होता है, मजबूत होता है। एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर यह वर्क, एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर यह वर्क करता है। वर्क यह दो प्रकार के होते हैं, अट्रैक्शन व रिपल्सन। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला अट्रैक्शन टाइप, दूसरा रिपल्सन टाइप। यह इसका डायग्राम दिखाया गया है अट्रैक्शन टाइप का। या वर्किंग प्रिंसिपल के लिए डायग्राम दिखाया गया है। आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए आप यहाँ से समझ सकते हैं क्या क्या लगा होता है, क्या क्या नहीं। सारे चीजें बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा। यह है मूविंग आयरन, यह है मजबूत। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा था ये सरल निर्माण के कारण मजबूत नहीं होते। आप देख के बताइए मजबूत है कि नहीं मूविंग आयरन। तो क्या गलत कह रहा था? एसी डीसी दोनों पर काम करता है। घर्षण त्रुटि का मान बहुत कम होता है, जो कि बिल्कुल सही बात था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कुंडली फर्स्ट का अंत अग्रण के आरंभिक अग्रण से जुड़ा होता है। जो डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग होता है उसकी कुंडली फर्स्ट का जो अंत अग्रण होता है कुंडली किससे जुड़ता है? कह रहा है फर्स्ट से जुड़ता है, फोर्थ से, सेकेंड से, थर्ड से। कुंडली थर्ड से जुड़ता है डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग का। डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग का जो कुंडली फर्स्ट का अंतिम सिरा होता है कुंडली 3 से जुड़ता है। पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, एवरेज फैक्टर। तो कहते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान सदैव 1 से अधिक होना चाहिए। लोड फैक्टर का मान 1 से कम, डिमांड फैक्टर का मान 1 से कम, एवरेज डिमांड का मान 1 से कम। यह बात याद रखिएगा। सिर्फ डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से अधिक होता है। किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि मृदु लोहे को किसी परिनालिका के तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होगा? यह क्या है? स्थायी चुंबक चालन द्वारा चुंबकीय हो जाएगा, प्रेरण द्वारा भी चुंबकीय, प्रेरण द्वारा चुंबकीय। मैग्नेट का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। किसी चुंबक द्वारा मृदु लोहे को किसी परिनालिका के तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, इंडक्शन द्वारा क्या हो जाएगा? उसमें मैग्नेटिक गुण आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए आगे। कह रहा है प्रकाशों की कुल संख्या और ध्रुवों की संख्या के अनुपात को स्लॉट डिस्टेंस कहते हैं, वाइंडिंग फैक्टर कहते हैं, नंबर ऑफ कॉइल पर स्लोप पोल कहते हैं, पोल पिच कहते हैं, पोल पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल पिच। प्रकाशों की कुल संख्या बटे ध्रुवों की संख्या, पोल पिच का होता है डिफिनेशन। वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा लंबी हो जाने के कारण इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। किसी पृष्ठ की प्रदीप्ति स्रोत से इसकी दूरी, देखिए फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर आई cos थीटा अपॉन d स्क्वायर। कह रहा है किसी पृष्ठ की जो प्रतिदीप्ति होती है सोर्स से इसकी दूरी के कैसे है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? इस्पात, निकिल, प्लैटिनम, कोबाल्ट। तो मैंने बताया था लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? निकिल, आयरन, कोबाल्ट। देखिए
प्लेटिनम इसमें नहीं है तो प्लेटिनम राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था नहीं है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए कह रहा है विद्युत चालन के मामले में गति बलागुण संबंध वृत्तपाद थर्ड को कैसे संदर्भित किया जाता है। देख लीजिए कैसे संदर्भित करेंगे। देख लीजिए इसको कैसे संदर्भित करते हैं बता रहे हैं आपको। जस्ट एक मिनट। देखिए कैसे संदर्भित करेंगे। इधर होता है फॉरवर्ड मोटरिंग, इधर होता है फॉरवर्ड ब्रेकिंग, इधर होता है रिवर्स ब्रेकिंग, इधर होता है रिवर्स मोटरिंग। अब देखिए कलर में चेंज कर देता हूँ। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड, ये वाला है थर्ड, ये है फोर्थ। किसका पूछा जा रहा था? थर्ड का। देखिए और क्या होता है? प्लस प्लस माइनस माइनस। कह रहा चालन या मोटरिंग चालन ऋणात्मक गति और बलागुण के साथ त्वरक वृत्तपात। चालन या मोटरी चालन, ठीक है, चालन या मोटरी चालन हो रहा है। बिल्कुल चालन या मोटरी चालन है ना। तीसरे रिवर्स मोटरिंग है, ऋणात्मक गति है, बिल्कुल है, बलागुण के साथ त्वरक वृत्तपात। पहला सही हो गया। इसकी मोटरिंग है और ऋणात्मक गति है, माइनस में आ रहा है। कह रहा जनन होता नहीं, जनन नहीं होता। मोटरिंग है, जनन नहीं होता। चालन या मोटरिंग चालन ऋणात्मक गति और धनात्मक बलागुण नहीं है, ये गलत है। देखिए ऋणात्मक गति और ऋणात्मक बलागुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये चारों चतुर्थांश आप याद कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए पहला कह रहा है कि ज्यावक्र दिया है Vt 10 cos 200t + 45b और V2t 8 sin 200t + 15 दिए गए हैं। इनमें वोल्टताओं के मध्य कला का अंतर चलिए देखते हैं। Vt1 कितना दिया है? 10 cos 200t + 45 ये दिया है वोल्ट। और Vt2 कितना दिया है? 8 sin 200t + 15। कह रहा है कि इन वोल्टताओं के मध्य कला अंतर कितना होगा। चलिए निकाल लेते हैं। इसका एंगल देखेंगे, पहले का 90 + 45 कितना हो गया? 135। दूसरे का 15। कह रहा है अंतर बताना है। 135 में से 15 गया 120। सोच लो 120 है कहीं? ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा वैक्यूम क्लीनर में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? का उपयोग निर्वात मार्जन में किया जाता है। इसमें वास्तविक मोटर गति, भार, लोड, स्पीड होती है। तो वैक्यूम क्लीनर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। आपको यूनिवर्सल मोटर दिखाते हैं। देखिए यूनिवर्सल मोटर आगे बढ़ा रहे हैं। यह है आपका यूनिवर्सल मोटर का डायग्राम। देख रहे हैं ये यूनिवर्सल मोटर का डायग्राम है। कह रहा था ना कि वैक्यूम क्लीनर में कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं। यह है यूनिवर्सल मोटर। ड्रिल में भी किया जाता है यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग। ये देखिए यूनिवर्सल मोटर है। स्टेटर वाइंडिंग, रोटर, ब्रश, कैमुटेटर और ये इन सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। देखिए वैक्यूम क्लीनर में ये दिखाया गया आपको डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूँ कि कभी आपको भूले ना फिर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पारंपरिक विद्युत उत्पादन की तुलना में कौन सा विकल्प गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन के संबंध में सही नहीं है। 3 सही होगा, 1 गलत होगा। चलिए देखते हैं।
कह रहा है परिचालन और रखरखाव की कम लागत, बिल्कुल सही। कह रहा है बेस लोड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, अरे बिल्कुल किया जाता है, ये गलत हो गया। कह रहा है प्रचालन में अत्यधिक विश्वसनीय होता है, प्रदूषकों को कम करता है, बिल्कुल सही। आइए आपको मैं दिखाता हूं, ये है आपका, इसी पे मैंने सेट किया था, चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये है आपका, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी का, एक होता है कन्वेंशनल। यह है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। क्या आता है इसमें? जियोथर्मल एनर्जी आता, बायोमास एनर्जी आता, हाइड्रो एनर्जी आता, विंड एनर्जी आता है, सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी। यह क्या समय के अकॉर्डिंग यह खत्म नहीं होंगे, मतलब इसका ज्यादा से ज्यादा हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और आपका थर्मल हो गया, ये समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यह अगर हम यूज करें, सूर्य की ऊर्जा हम यूज करें, सोलर एनर्जी का प्रयोग करें, तो हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लंबे समय तक हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। आने वाले समय में वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का एक सीमित भंडार है हमारे यहाँ। देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पर आते हैं फिर से। क्वेश्चन क्या था? 27 मार्च का था, प्रीवियस ईयर। देखिए कह रहा है कि बायोगैस के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही बताना हमें। कह रहे तुलनात्मक रूप से सरल होता, आसानी से उत्पादित किया जाता है, बिल्कुल सही है। घरेलू कचरे और जैव कचरे का निपटान उपयोगी और स्वस्थ तरीके से किया जा सकता है, बिल्कुल। लकड़ी के उपयोग को कम करता है, कुछ हद तक वनों की कटाई को रोकता है, बिल्कुल सही। कह रहा है टैंक जहां बायोमास संग्रहित किया जाता है वो अभी सड़न से नहीं गुजरता है, सड़न से गुजरता है। यह हो गया गलत। पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा सही था। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एनर्जी मीटर का काम क्या है? किस टाइप का होता है? विद्युत की ऊर्जा मापना। कह रहा है एब्सोल्यूट टाइप होता है, रिकॉर्डिंग होता है, इंडिकेटिंग होता, इंटीग्रेटिंग टाइप होता है, किलोवाट आवर में मेजर करता है। चलिए दिखाते हैं आपको एनर्जी मीटर। ये आपको मैंने दिखाई दिया था, यह है एनर्जी मीटर। देखिए कितना क्लियर आपको दिख रहा होगा एनर्जी मीटर, बिल्कुल लल्लन टॉप से एनर्जी मीटर। और एनर्जी मीटर के कुछ डायग्राम होंगे, देखिए ये एनर्जी मीटर। यह कैसे है? इंटीग्रेटिंग टाइप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 36 हो गए, 37 नंबर की तरफ। कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर किसके समान होता है? 6 ध्रुव श्रेणी मोटर के समान, 3 फेज अल्टरनेटर के समान, डीसी 6 पोल शंट मोटर के समान, यूनिवर्सल मोटर के समान। तो 3 फेज के अल्टरनेटर के समान होता है। आपको मैं प्रत्यक्ष दिखा दूं, चलिए दिखाई देते हैं। आप कहेंगे सर बगैर देखे मैं नहीं मानूंगा। देखिए स्टेटर है उसी के समान, बिल्कुल समान है, उसी के समान। देखिए इस सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटेड मोटर भी कहते हैं और सदैव सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, और जो लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर चलेगा, और उसकी जो इफिशियंसी होती है ज़्यादा होती है इंडक्शन मोटर से, और पावर फैक्टर करेक्शन के रूप में काम किया जाता है, कॉस्टली भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, देखते हैं। कह रहा है कि द एडमिटेंस ऑफ an AC network is determined as if E is the voltage and I is the current. Admittance Y बराबर क्या होता है? 1/, इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस बराबर क्या होता है? E/I। इसको सॉल्व कर लीजिए, I/E। तो एडमिटेंस प्रवेश्यता बराबर क्या हो जाएगा? I/E। कितना सिंपल सा था, याद रखिएगा। Z बराबर Y बराबर 1/Z। कह रहा है कि प्रतिकर्षण प्रवर्तन प्रेरण चल एकल कला मोटर के संबंध में निम्न विकल्पों में से गलत बताना है। कह रहा है मोटर में कम्यूटेटर का प्रयोग होता है,
बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने दिखाया भी था। एक रोटर होता है जो तार डीसी आर्मेचर के समान होता है, बिल्कुल। एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है जो मोटर का क्या करेगा, जब 75% अपनी स्पीड प्राप्त कर लेगा तो शॉर्ट सर्किट कर देगा, पूरे रास्ते में शॉर्ट सर्किट कर देगा। क्या 2 स्टेटर कुंडली होती है? गलत है यार, गलत ही तो बताना है। 2 स्टेटर कुंडली कहाँ होती है? एक स्टेटर कुंडली होती है प्रतिकर्षण प्रवर्तन प्रेरण चल एकल कला मोटर। अरे कितना बड़ा नाम है, हद है। आगे आते हैं, देखते हैं। कह रहा प्रतिकर्षण प्रवर्तन, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा यहां होगा SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या? SF6। एक SF6 परिपथ भी हो सर्किट ब्रेकर में। कह रहा SF6 गैस का प्रवाह, मतलब प्रवाह कैसा होता है, तो कैसा गैस का उच्च प्रवाह होता है। अचल ऋणात्मक आयन बनाने के लिए आर्क पथ में क्या होते हैं? क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आवेश वाहकों के रूप में अप्रभावी होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? प्रेशर हाई होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कह रहा ना, एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर में सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का प्रवाह कैसा होता है? तो हाई होता है। अचल ऋणात्मक आयन बनाने के लिए आर्क परिपथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन का तीव्रता से अवशोषण करता है जो आवेश वाहकों के रूप में अप्रभावी होता है। आपको मैं दिखाता हूं। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये देखिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड का है यह सर्किट ब्रेकर। देखिए आपको मैंने दिखा दिया कैसे होते, कैसे दिखते हैं। ये ऐसे दिखते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड के सर्किट ब्रेकर। आते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर है। कह रहा है कि किस पदार्थ में चालन बैंड और संयोजकता बैंड अतिव्यापी होते हैं? ओवरलैप किसमें करते हैं? कंडक्टर में। देखिए एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें होती है? सेमीकंडक्टर में। और इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। यह है आपका इंसुलेटर का, यह है सेमीकंडक्टर का। और कंडक्टर का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर। कह रहा है कि एक घर में निम्न विद्युत भार का दैनिक उपयोग होता है। प्रतिदिन 5 घंटे 40 वाट की 5 ट्यूबलाइट चलती है। 10 घंटे 80 वाट के 4 पंखे चलते हैं। प्रतिदिन 5 घंटे 120 वाट का एक टेलीविजन चलता है। बताइए कि ऊर्जा की प्रतिदिन खपत। चलिए ज्ञात करते हैं खपत। अब देखते हैं 40 वाट का 5 ट्यूबलाइट 5 घंटा चल रहा है, हो गया किलोवाट आवर। 10 घंटे 80 वाट के 4 पंखे चलते हैं, प्लस 5 घंटे 120 वाट का एक टेलीविजन चलता है। 120 वाट का 5 घंटे एक का टेलीविजन चलता है बटे 1000। चलिए 50 2500 के 100, ये हो गया 800 के 32 हो गया। ये 800 और 800 के 3200 हो जाएगा, गुणा कर देंगे टोटल ये हो जाएगा 3200। ये 12 पंचे 60 हो जाएगा बटे 1000। चलिए सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ जोड़ के ये हो गया 42 और 6 42 6 48 बटे 1000। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4.8 किलो वाट आवर आ गया। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी 4.8 किलो वाट आवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के बारे
बारे में कौन सा कथन गलत है? 3 सही होंगे। कह रहा है यह कैथोड किरणों का एक घटक है, यह एक नकारात्मक चार्ज किया गया कण है, यह सभी परमाणुओं का मूल घटक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यह गलत है, गलत ही बताना था। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। बराबर कहां से हो गया भाई? और ये तो तीनों सही थे। यह कैथोड किरणों का एक घटक है, नेगेटिव चार्ज होता है, सभी परमाणुओं का मूल कण होता है। देख रहे हैं कितनी आसानी से हो गया। 6 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए आगे आते हैं। देखिए कह रहा है एक 4 पोल का 3 कला मतलब 3 फेज का अल्टरनेटर है, 36 स्टेटर के स्लॉट हैं, 1 से 8 कुंडली का विस्तृत है, वाइंडिंग का अंतराल, पिच फैक्टर बताना है। तो पिच फैक्टर बराबर क्या होता है? cos अल्फा बाई डी। ये फॉर्मूला होता है किसका? पिच फैक्टर का। यहाँ लिख देंगे पिच फैक्टर, पिच फैक्टर। चलिए तो आप देख लीजिए क्या क्या दिया है। पोल कितने दिए हैं? 4 दिए। और क्या दिया है? स्लॉट कितने दिए हैं? स्लॉट 36 दिए। एक कुंडली वाइल स्पान कितना दिया है? वाइल स्पान दिया है 1 से लेकर 8 तक। पिच फैक्टर अल्फा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 2/9 गुणा 180 काट दीजिए, 2 0 40 अल्फा का मान आया। पिच फैक्टर बराबर क्या होता है? cos अल्फा बाई 2। तो 40/2 करेंगे कितना आ जाएगा? cos 20। सॉल्व हो गया, इतनी आसानी से सॉल्व हो गया। cos 20 सॉल्व हो जाएगा। आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि दिए गए अनुप्रयोगों में से किसमें विद्युत चुम्बक का प्रयोग नहीं किया जाता? रिले में किया जाता है, बजर में किया जाता है। इनकैंडेसेंट लैंप में कब से किया जाने लगा विद्युत चुम्बक का प्रयोग? उसमें तो फिलामेंट की तंतु होती है, ये गलत हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर में किया जाता, तो गलत ही तो बताना था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चनों में गलत गलत ही बताना था। गलत के लिए 3 सही पता होगा तभी बता पाएंगे आप। बढ़ जाओ महाराज बढ़ जाओ। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि कौन सा भारतीय विद्युत अधिनियम उदासीन चालकों की पहचान और उनमें स्विच और कटआउट की स्थिति का वर्णन करता है? नियम 52, नियम 40, नियम 32, नियम 32 क्या करता है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बताता है उदासीन मतलब न्यूट्रल की पहचान, उसमें स्विच और कटआउट की स्थिति बताता है। और रूल नंबर 33 क्या बताता है? उपभोक्ता के परिसर में भू संपर्कित टर्मिनल। और रूल नंबर 49 कुल लोड का 1/5 या लीकेज धारा के बराबर होना चाहिए। और रूल नंबर 55 उपभोक्ता सिरे पर आवृत्ति में 5% का परिवर्तन। तो 3 रूल नंबर याद कर लीजिएगा, 33, 49, 55। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटे सॉल्व है। कह रहा है कि कंडक्टर कौन कौन से हैं? चांदी कंडक्टर है, तांबा कंडक्टर, पीवीसी इंसुलेटर, अभ्रक कह रहा है कि फाइबर का ग्लास। ए व बी हो जाएगा कंडक्टर। ए व बी कहाँ मिला? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा आपको। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यदि उच्च सामर्थ्य के चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के अधीन किया जाए तो क्या होगा? नेट चुंबकीय क्षेत्र आरंभिक क्षेत्र का दुगुना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र निष्प्रभावी हो जाएगा। वायु चुंबकीय क्षेत्र के जुड़ने से यह चुंबक विचुंबकित हो जाएगा। पहले से ही संतृप्त होने के कारण यह कभी भी अधिक चुंबकत्व प्राप्त नहीं कर पाएगा। पहले से ही संतृप्त होने के कारण कभी भी अधिक चुंबकन प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि टाइडल पावर जनरेशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्या मछली प्रवास की कठिनाइयों से बचने के लिए ज्वारी बाड़ लगाई जाती है? अरे पहले ही गलत है।
गहरे समुद्र के पानी से विश्वव्यापी पैमाने पर ज्वारीय शक्ति विद्यमान है। गहरे समुद्र के पानी में ही तो है ज्वारीय शक्ति। जब ज्वार भाटा आता है इससे कोई तरल या ठोस प्रदूषण उत्पादित नहीं होता। बिल्कुल सही। ज्वारीय शक्ति एक अच्छा एवं स्थायी ऊर्जा संसाधन है। मैं आपको दिखाता हूं टाइडल पावर प्लांट। टाइडल पावर प्लांट का यह है टाइडल पावर प्लांट। देख रहे हैं ज्वार आएगा तो गेट पे हमने लगा दिया टरबाइन, घूमेगा नाचेगा तो अल्टरनेटर उसके साथ जुड़ा है। मैकेनिकल ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देगा। हमारी विद्युत बन गई, मतलब इलेक्ट्रिक का जनरेशन हो गया। ये सब ब्लेड लगे हुए हैं, देख रहे हैं अलग अलग। देखिए हमने क्या किया, ज्वार भाटा के लिए हमने बीच में क्या कर दिया, पूरा का पूरा पावर प्लांट लगा दिया। ये देखिए टाइडल पावर प्लांट का पूरा व्यवस्था है। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।